हैं बहुत मददगार साबित हुई है। बहुत तेजी के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं। बस जरा मुझको सामने मेरे बंधु लोग थम्स अप कर दे अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है तो। लवली, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी आवाज ठीक आ रही तो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। कोविड-19 ये एक उतना घातक हो सकता है कि सेहत के लिए ना हो, पर क्योंकि ये फैलता बहुत तेज है, इसको लेकर के जो लॉकडाउन है, तो कोविड का जो नुकसान है उससे कई बड़ा नुकसान होने वाला है। कोविड के कारण होने वाले लॉकडाउन का नुकसान कोविड के अपने नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इस नुकसान से निकलने के लिए हमारे भारत के व्यापारी, मैं बधाई देता हूं आप सबको। मैंने 24 तारीख को एक इवेंट किया था, डिजिटल लाइव इवेंट, और हमने अटेम्प्ट किया उसको दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने के लिए। लगभग लाखों की संख्या में लोग आए उसमें, और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़े दिनों में अनाउंसमेंट करेगा अपने असेसमेंट के बाद कि क्या अमेरिका और रशिया से आगे निकल के भारत ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत के व्यापारियों ने, जहां पूरी दुनिया डिप्रेशन में बैठी है, वहां 40 ने कई व्यापारियों को जोड़ा, और हमारे भी प्लेटफॉर्म बड़ा बिजनेस पे कई व्यापारी आए जो अपने प्रोग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। डिप्रेशन से बिल्कुल घबराए नहीं। कौन बचेगा, कौन चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या कठिनाइयां, क्या समस्याएं आने वाली है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल बिजनेस का जो गेम है ना, वो भी चेंज हो चुका है। शेयर मार्केट में कहा जाता है कि जो नॉन साइक्लिकल बिजनेस होते हैं वो लंबा चलते हैं। नॉन साइक्लिकल कैसे होते हैं? जिसका किसी साइकिल पे असर नहीं आता, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। पर यहां पे नॉन साइक्लिकली चलेंगे, उसमें भी कहीं नहीं चल पा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, आज तक वेडिंग इंडस्ट्री को नॉन साइक्लिकल माना गया था। वेडिंग इंडस्ट्री पूरी तरह डूब गई है। लेकिन इसमें नॉन साइक्लिकल कौन से बन रहे हैं? ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर एसेंशियल, फार्मास्यूटिकल, कोई प्रोप्राइटरी या स्पेशल प्रोडक्ट। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी जैसे ब्रांड्स ने बहुत बड़ी ग्रोथ ली। पर जो साइक्लिकल थे, जैसे कि एयरलाइंस, ट्रेन, क्रूज शिप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टूरिज्म, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रिटेल, एम्प्लॉयमेंट सर्विस, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, फूड, लेजर, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, स्मॉल बिजनेस, सैलून, ये सब बहुत नुकसान में आ गए हैं। इसके अलावा कई सप्लाई के बिजनेस बहुत तकलीफ में। गिफ्ट स्टोर्स हैं, फर्नीचर स्टोर्स हैं, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या उनकी डीलरशिप्स, होम फर्निशिंग या एनर्जी कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, बुक है, कोई डायरेक्टरी है, सीमेंट, कंक्रीट प्रोडक्ट मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई डीलर, ये सब तकलीफ में है। जो बच रहे हैं अभी ठीक ठाक चल सकते हैं, वो बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ चलेंगे, कुछ तकलीफ में रहेंगे। बात यह है कि आप कितनी तेज अडॉप्ट करते हैं। अडेप्टेबिलिटी इज द गेम चेंजर। मैं शुरू करने जा रहा हूं कि क्या हम करने वाले हैं, कहां से इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे इस कोविड-19 पोस्ट क्राइसिस के लिए। तो मैं फिर से बधाई देता हूं 40 संस्था को। एक अपॉर्चुनिटी मिली है आज हजारों व्यापारियों से जुड़ने की। व्यापारियों के लिए मैं लगातार काम करता रहा हूं पिछले कुछ समय से। हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस, बड़ा हिंदी वर्ड है, और बिजनेस हिंदी इसलिए क्योंकि हम यहां अपनी आइडेंटिटी शोकेस करना चाहते हैं कि हम हिंदी भाषी लोगों के लिए काम करते हैं, जो कि हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, एनसीईआरटी नहीं जा पाते हैं। पहला लेसन शुरू करते हैं। पहला लेसन, अगर आप बिजनेस को बचाना चाहते हैं तो 2 प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए आपके पास। कोरोना क्राइसिस के बाद 2 प्रश्न बोलने जा रहा हूं। पहला प्रश्न, इस समय मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? फिर से सुनिए, इस समय मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रश्न, मैं उसे ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरा कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए? दूसरा प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है, मैं अपने कस्टमर की इस प्रॉब्लम को जो उसे इस समय हो रही है, ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि वो मेरे बिना ना सॉल्व कर पाए? यहां से आप बहुत तेज मोमेंटम गेन करेंगे। 2 प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ माय कस्टमर? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कस्टमर कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट मी? ढूंढिए वो कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्या उनका कोई टाइम आप बचा सकते हैं? क्या बहुत बड़ा उनका एफर्ट बचा सकते हैं कहीं? क्या उनकी कोई कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बचा सकते हैं? क्या आप उनको हैंड्स फ्री ऑपरेशन से लेके जा सकते हैं? क्या कोई नया कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ला सकते हैं मार्केट को डिसरप्ट करके? या उनको विजुअली रियलाइज करा दें, विजुअल रियलाइजेशन करा दें कि आप ये सोल्यूशन देने वाले हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, 3D एनिमेशन के थ्रू।
उनकी प्रायोरिटीज पे फोकस करिए, उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उनको कौन सी स्किल्ड सर्विसेज चाहिए, उनको कौन से वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, क्या वेंडर आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या उनको वो स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए जो आप बिल्ड करके दे, या कोई ऐसी कन्वीनियंस जो अभी तक उनको नहीं मिल पा रही थी पर आपने लाके दी। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, अगला प्रश्न, अभी 2 प्रश्न पूछे थे। What is the burning problem of my customer? How do I solve it in such a way that my customer cannot solve on his own without me? मेरे कस्टमर की समस्या क्या है? यस नो नो, समस्या नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, ज्वलंत समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम बोल रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं। आज के समय में उसकी ज्वलंत समस्या क्या है, वहां से स्ट्रैटेजी बन के आएगी आपकी। एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि आपकी कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन आपकी कंपनी में असली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? 3 ऑप्शन है, सीटीओ, सीईओ या कोविड। एक प्यारा मीठा सा प्रश्न था आपका कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ना तो आपका सीटीओ ला पा रहा है, ना आपका सीईओ ला पा रहा है, ना आपका सीएमओ सीएफओ ला सकता है, आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोविड लेके आ रहा है। यही है, यही चुटकुला दर्शाता है कि एक क्राइसिस के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आज तक हो सकता है आने वाले समय में भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं मूव करते, भला उस कोविड का जिसने आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश किया है। इस समय बचेगा कौन जिसकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी पे ग्रिप होगी? अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप स्टेबल नहीं रहने वाले। तो करना क्या है, कौन बचेगा? क्विकली समझिए, वो लोग बचेंगे जो टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट कर सकते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग को अपनी ऑटोमेट करें, नया कस्टमर लाने का तरीका बदल दे, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट इस समय मुश्किल होने वाला है। यह समय था जब आप बहुत भयंकर ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी मैन पावर के लिए, कंटिन्यूस उन पर ट्रेनिंग्स पे फोकस करें, उनको रिमोटली ट्रेन करें इस समय, नए प्रोडक्ट पे, नए प्रोसेस पे, नई स्ट्रैटेजी पे, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे हो। अपने कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं उसके यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए। एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो रिटेन कर लेगा वो आगे चल के सेल्स बढ़ाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने पे आपने कितनी मेहनत करी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस समय अपने लिए टेस्टिमोनियल मांग सकते हैं अपने कस्टमर से, जो आपके पुराने खुश, हैप्पी, सैटिस्फाइड कस्टमर थे, बिकॉज हैप्पी कस्टमर विल गेट यू मोर कस्टमर। याद रखिए, आप अपनी तारीफ करेंगे तो बात नहीं बनेगा, जब आपकी कस्टमर आपकी तारीफ करेगा तो बहुत बात बन सकती है। तो एंडोर्समेंट और टेस्टिमोनियल के लिए उनको रिक्वेस्ट करिए। अपनी टारगेट मार्केट को ढंग से डिजाइन करिए कि कौन आपका बायर है, कस्टमर या बार्गेनर है। आपके कस्टमर का साइकोग्राफी, उसका जियोग्राफी, उसका डेमोग्राफी, उसका एथनोग्राफी क्या है। ढूंढिए कौन इस समय आपके लिए पार्टनर्स बन सकते हैं। अपने कंटेंट मार्केटिंग को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मेरा नेक्स्ट पॉइंट। कंटेंट मार्केटिंग को इतना क्रिएटिव कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तरह तरह से वो क्रिएटिव बनाइए जिससे आप कंज्यूमर एम्पैथी यानी कि डिजाइन थिंकिंग, जर्मनी में ये बहुत पॉपुलर हो गया सब्जेक्ट, और हार्वर्ड में इसके ऊपर एमबीए के दौरान एक स्पेसिफिक सेमेस्टर के अंदर पूरा कोर्स रन करते हैं डिजाइन थिंकिंग। क्या होता है डिजाइन थिंकिंग? इसको बोलते हैं कस्टमर की फ्यूचर बर्निंग प्रॉब्लम को आज सोचना और उसके सारे टच पॉइंट्स को आज समझ के रिजॉल्व करना, इसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। इसे कहते हैं एक्सट्रीम कंज्यूमर एम्पैथी। ढूंढिए कि कस्टमर के लिए कैसे आप एम्पैथाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसकी फ्यूचर की बर्निंग प्रॉब्लम को आज एंटिसिपेट करें, सॉल्व करना शुरू करें। क्लाइंट एप्रिसिएशन प्रोग्राम बिल्ड करिए, स्केर्सिटी लेकर के आइए कुछ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट के साथ में। वेबिनार्स और सेमिनार्स करिए अपने कस्टमर्स के साथ में। पुराने डेटा को जाकर के समझिए कि पुराना डेटा आपको कैसे मदद कर सकता है। मैं अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस फेसबुक लाइव को। 40 को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया ये डिजिटल लाइव सेशन। नेटवर्किंग आपको बहुत मदद करने वाली है। लोकल मीडिया के साथ पार्टनरशिप करिए कि लोकल मीडिया सस्ती पड़ती है हमेशा, कभी कभार लोकल मीडिया आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करती। इस समय कंपटीशन मैपिंग का समय, कंपटीशन को देखिए वो क्या कर रहा है, उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक करिए। कॉम्पिटिटर को इस समय होक्स कॉलिंग करिए, इसको मिस्ट्री शॉपिंग भी बोलते हैं। मिस्ट्री शॉपिंग करता है कि आप कॉम्पिटिटर को फोन करिए कस्टमर बन के और उससे समझिए इस समय उसकी क्या स्ट्रैटेजी है और वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है अपने कस्टमर को। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटर की गलतियों को ढूंढ लेंगे तो उनकी गलतियों को सुधार के आप उनसे 2 कदम आगे जा सकते हैं, जो कि जियो ने किया। जियो ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की गलतियां ढूंढी कि डेटा महंगा दे रहे, और इम्परफेक्शन इनोवेशन की उन्होंने, इंप्रोवाइजेशन ऑन इम्परफेक्शन ऑफ इनोवेशन, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा, इंप्रोवाइजेशन ऑन इम्परफेक्शन ऑफ इनोवेशन।
यानी कि जो इनोवेशन हो चुका है उसकी जो इम्परफेक्शन है उसमें कैसे आप इंप्रोवाइजेशन ला सकते हैं। अपने डिलीवरी इनोवेशन पे काम करिए। क्या आप अमेजोन को समझ सकते हैं? अमेजोन ना तो कुछ बनाता है ना कुछ बेचता है। कस्टमर ही जो सेलर है वो बेच रहा है, बायर खरीद रहा है। अमेजोन केवल एक कोरियर सर्विस है, एक ग्लोरीफाइड कोरियर सर्विस है अमेजोन। अमेजोन कैसे चल रहा है? अपनी कोरियर सर्विस के कारण चल रहा है। आप अपनी डिलीवरी इनोवेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये वो टाइम है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में सोचा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे इंप्रूव किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब है ऐसी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, सीएनएफ, सुपर स्टॉकिस्ट, इनकी जानकारियां मिलती है। इस समय कॉल करके अपने नए रीजन एस्टैब्लिश करने की तैयारी करिए। उनके लिए नई स्कीम प्लान करिए कि आप उनको क्या स्कीम देने वाले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। याद रखिए, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर आपकी छोटी कंपनी भी है पर आप उसको पूरा पैकेज बना के दें तो वो एक्साइटेड हो जाता है। अमूमन डिस्ट्रीब्यूटर आपको, रिटेलर आपको बोलता है आपका माल क्यों रखो, भैया आपके माल में दम नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको बताया, देख भाई मैं तुझे मार्केटिंग का मटेरियल दूंगा, मैं तुझे डिस्काउंट्स और स्कीम्स दूंगा, मैं तेरा इन शॉप ब्रांडिंग कर दूंगा, मैं तुझे पीआर का सपोर्ट दूंगा, मैं तेरे को साथ में डिलीवरी का सपोर्ट दूंगा, मैं टर्शरी मार्केटिंग करने में सपोर्ट दूंगा। या आप सोच सकते हैं कि आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं जिसमें उसको ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन का सपोर्ट दे सकते हैं, या टेस्टिंग और ट्रायल का सपोर्ट दे सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जैसे आपको ट्रैक्टर या कुछ और बेचते हैं तो आपने उसको वो लोग लगा दिए साथ में जो जाकर के ट्रायल दिला सकते हैं प्रोडक्ट का। इंप्लीमेंटेशन का सपोर्ट दूंगा, मैं तुझे सप्लाई का सपोर्ट दूंगा। आप सोचिए उसको क्या कॉम्बो बना करके देते हैं। मैं तुझे बल्क बाइंग का सपोर्ट दूंगा, मैं तुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सपोर्ट दे रहे हैं? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को जबरदस्त सपोर्ट दे देते हैं तो चांसेस है कि वो आने वाले समय में आपके साथ लंबा काम करेगा। उसके बारे में सोचिए। तो अब अपने रूटीन्स एस्टैब्लिश करिए। फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड अवॉइड द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। क्या अर्थ हुआ? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न। ये लिख लीजिए, दो वर्ड आपको काम आने वाले हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न। जो आपके इन्फ्लुएंस में है उसको आप बदल सकते हैं, जो आपके कंसर्न में उसको नहीं बदल सकते। जो अभी आपके इन्फ्लुएंस में वो आपका लो हैंगिंग, लो लाइंग फ्रूट है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करिए, पॉसिबिलिटी पे फोकस करिए, डिफिकल्टी पे नहीं। पॉसिबिलिटी को बड़ा करना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करना है। इन्फ्लुएंस कहां कहां आपका बढ़ सकता है। अमूमन ढक्कन लग जाता है, कठोर भाषा बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। एक व्यापारी के सर पे उसको लगता है सब गया, सब खत्म, सब खत्म। सबसे पहला काम तो सुबह उठ करके बिस्तरा लगा देना चाहिए। पहला काम अचीव हो जाता है ना तो एनर्जी आती है। उठते के साथ ही नहा करके, फ्रेश होकर, तैयार होकर, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा काम अकम्प्लिश हुआ, एनर्जी और बढ़ जाती है। अपने वर्क स्टेशन पे पहुंच जाना चाहिए मेडिटेशन करके, पूजा पाठ, योगा, एक्सरसाइज करके। चौथा काम अचीव हो गया, एनर्जी और बढ़ जाती है। छोटे छोटे विंस लेके आइए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को समझिए, सर्कल ऑफ कंसर्न को डिलीट करिए, डिफिकल्टी से पॉसिबिलिटी की तरफ मूव करिए। अपने जो, अब इसमें दो स्किल बहुत जरूरी है आपको उसके लिए। एक है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है डिसाइसिवनेस। ये दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, वो अपने सारे रिलेशनशिप को लॉयल बना लेंगे। और जो बहुत डिसाइसिव हैं वो नीडल मूवमेंट पे अच्छा रिजल्ट अचीव कर जाएंगे। तो इस समय डिसीजंस लेने का समय है। कैश ढूंढिए आपके बिजनेस में। आपका रनवे कैसा है? ये कैश आएगा कहां से? या तो आपके प्राइस को ठीक करने से आएगा, या आपके वॉल्यूम को बड़ा करने से कैश आएगा, या अपने कॉग्स को खत्म करने से कैश आएगा। कॉग्स मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। प्राइसिंग चेंज नहीं कर सकते तो कॉस्टिंग चेंज कर सकते हैं आप। प्राइसिंग कितने में बेचा, कॉस्टिंग कितने में बनाया, दोनों में से कहीं तो आपको मार्जिन क्रिएट करना पड़ेगा। या तो कोई डिफरेंशिएटर लेके आइए, प्राइसिंग ज्यादा मिल जाए, या आप अपनी कॉस्टिंग को, कॉग्स को कम कर ले तो मार्जिन उसी प्राइसिंग पर ज्यादा हो जाए। ओवरहेड्स पे फोकस करिए। अकाउंट्स रिसीवेबल, फटाफट एक टाइगर टीम बना करके अकाउंट्स रिसीवेबल पर काम करिए। इन्वेंट्री को सर्विस मत करिए, इन्वेंट्री को फटाफट निकालिए जितना हो सकता है। अकाउंट्स पेबल कंट्रोल करिए अपने। आपको ग्रोथ और इनोवेशन पे फोकस लाना है। लॉन्ग लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या बिल्ड कर सकते हैं, रिकरिंग रेवेन्यू लाने के क्या मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं इस समय। ऐसा क्या कर सकते हो आप कि आपके कस्टमर आपसे लंबे समय तक माल खरीदे? उसके लिए क्या कोई आप स्ट्रैटेजी, कोई प्राइसिंग पोजिशनिंग की स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो? आजकल फ्री कूपन्स बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे हम भी लॉन्च करने वाले अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आपको कुछ फ्री कूपन्स देंगे। ऐसे ही
मार्केटिंग चैनल्स को वापस चेक करो, अब चेंज हो गए हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स, वेबिनार, पॉडकास्ट, ये 5 चीजें हैं जो आपको काम आ सकती हैं बहुत ज्यादा। फिर से रिपीट कर देता हूं, सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स, वेबिनार और पॉडकास्ट, ये आपको मदद करेंगे। अपने बिजनेस मॉडल इनोवेशन पे चेंज लाइए। होटल्स ने अपने आप को क्वारंटाइन जोन बना दिया। ढूंढिए कि यहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इनोवेशन 3 प्रकार के होते हैं, या इंक्रीमेंटल, या सस्टेनेबल, या डिसरप्टिव। 3 प्रकार के इनोवेशन होते हैं। आप कौन सा कर सकते हैं इस समय? इंक्रीमेंटल, सस्टेनेबल या डिसरप्टिव। इंक्रीमेंटल क्या है? करंट चीज को थोड़ा इंप्रूव कर दिया। सस्टेनेबल क्या है? नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दिया। डिसरप्टिव क्या है? पूरा का पूरा बिजनेस ही बदल दिया, जैसे फिजिकल से डिजिटल पे आ गए। तो आप रियलाइज करेंगे आप प्राइस वॉर से वैसे तो जीत नहीं सकते कि मार्केट के अंदर। मेरे को आपने कई प्रश्न भी भेजे 14 ने, अगर दूसरा आदमी कोई कम बहुत सस्ता माल बेच रहा है तो आपको बचने के लिए क्या करना है? सस्ता करना इज नॉट द राइट अप्रोच। बिल्डिंग द डिफरेंशिएशन इज द राइट अप्रोच। ढूंढिए कि आप क्या कस्टमर का, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत काम आने वाले। क्या आप अपने कस्टमर का मार्जिन बढ़ा सकते हो? आप, आपका कस्टमर, आपके कस्टमर का कस्टमर, पूरी वैल्यू चेन पहचानिए। क्या आप उसके रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो? क्या आप उसकी इन्वेंट्री को तेज घुमा सकते हो? क्या आप उसके कैश फ्लो इंप्रूव कर सकते हो? अगर आपने ये किया तो कैसे छोड़ के जाएगा आपको? आपने उसकी इन्वेंट्री तेज घुमा दी तो वो आपका कस्टमर है B2B बिजनेस में, क्योंकि व्यापारी है राजस्थान के। मैं मानता हूं बहुत सारे B2B बिजनेस कर रहे होंगे यहाँ, और अगर प्रोफेशनल्स भी हैं तो वो भी B2B बिजनेस ही है मोस्टली, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो दूसरों को सर्विस दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के बिजनेस को मैं यहाँ पे एड्रेस करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आप उसकी ब्रांड इक्विटी इंप्रूव कर सकते हैं, या उसके नए कस्टमर को एक्वायर करने में मदद कर सकते हैं, या आप अपने कस्टमर को रिटेन करने में उसकी मदद कर सकते हैं? क्या आप अपने कस्टमर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? इमेजिन करो अगर आपने अपने कस्टमर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी किसी तरीके से, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपने उसके रेवेन्यू को बढ़ा दिया, उसके कैश फ्लो, उसके मार्जिन को बढ़ा दिया, उसके कस्टमर को रिटेन में करने में मदद कर दी, वो कैसे छोड़ के जा सकता है आपको? या आप उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव कर सकते हो, या उसके टोटल ग्रोथ CAGR कैगर पे काम कर सकते हो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं कैगर को, या आप उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। मेरी बात समझिए, इसको हिंदी भाषा में, मैं साधारण भाषा में बोलता हूं। आपने उसका कितने रुपए का घाटा घटाया, कितने रुपए का लाभ दिलाया, कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, आपने उसको कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, आपने उसे कितने रुपए के कस्टमरों को जोड़ के रखा, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव करके दे दी, आपने कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ा दिया उसका, आपने उसे कितने रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी। ये रुपए को जब क्वांटिफाई कर दोगे, ये कितने रुपए का, कितने रुपए का, कितने रुपए का, क्यों बोल रहा हूं बार बार, नजर रखिए मेरी हर बात पे, कि कितने रुपए का से मतलब है कि अगर आपने उसके रुपए को कैलकुलेट करके उसको दिखा दिया तो वो एक्स्ट्रा पैसा दे देगा, आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने रुपए रोकड़ा कैलकुलेट करके दिखा दिया, तुझे इतने रुपए का लाभ दिया है, तो वो आपको डिस्काउंट नहीं मांगेगा, आपसे उधार नहीं करेगा, आपको पेमेंट देगा, आपको प्रीमियम देगा। देखिए, जो अच्छे ब्रांड होते हैं ना, वो डिफरेंशिएटर ला करके एक एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं। ये कोरोना का क्राइसिस आपको मदद करने वाला है, आपकी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि आप ऑपरेशंस में फंस जाते हैं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ऐसे मैं पूछना चाहता हूं बीच में, इस समय कितने लोग देख रहे हैं? क्या आपका लाइव इस समय 10-20 हजार, 5,000 लोग देख रहे हैं? तो अच्छी बात है, अगर कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा। पर अगर मैं क्विकली आप लोगों को एक लर्निंग देना चाहता हूं यहाँ पे, जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो बड़े कैसे बनते हैं? वो एंट्री बैरियर ऐसा बिल्ड करते हैं कि वो रिसेशन प्रूफ कर लेते हैं अपने आप को। आप रिसेशन प्रूफ कैसे करोगे? ये कोरोना का रिसेशन नया है, मैं मानता हूं, पहले रिसेशन अलग तरीके के होते थे, परंतु कुछ तो आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटर के कारण जब भी मार्केट खुले कस्टमर आपके पास आए। तो कोई अनम्यूट शायद कर रहा था। हाँ जी, तो नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं, अगर कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है तो क्विकली। या तो देखो, अपने प्रोडक्ट को इतना एस्पिरेशनल डिजाइन कर दो कि कस्टमर बिना कारण आप ही के पास आए। जैसे एप्पल क्या है? लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक है। अब मैं भी एप्पल यूज करता हूं और आप में से कई लोग एप्पल फोन यूज करते होंगे, लेकिन हर आदमी मन में दुखी रहता है, एप्पल में ये नहीं चलता, एप्पल में वो नहीं चलता, एप्पल में ऐसा नहीं चलता, अरे एप्पल तो पता नहीं क्या है। लेकिन अगली बार फिर एप्पल खरीद लेता है। क्यों खरीद लेता है? लॉयल हो गया है। क्या आप अपने कस्टमर को कुछ इस तरह से लॉयल बना सकते हैं? या कंटिन्यूस इनोवेशन, जिलेट जो है वो इनोवेशन के लिए माना जाता है। पहले एट्रा प्लस लाया, फिर सेंसर एक्सेल लाया, फिर मैक 3 लाया, मैक 3 टर्बो लाया। जिलेट बार बार अपने आप को इनोवेट करता है। ऐसा एंट्री बैरियर बना दिया कि 2003 तक जिलेट इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, और इस समय जिलेट के अलावा कोई रेजर दिखाई नहीं पड़ रहा है।
बात समझिए, या तो आप अपनी कम्युनिटी को दोस्त बना सकते हो। कम्युनिटी कई प्रकार की होती है, उम्र के हिसाब से होती है, लिंग के हिसाब से होती है, धर्म के हिसाब से होती है, जाति के हिसाब से होती है। कि कम्युनिटी आपका पार्टनर बन सकती है। जैसे हमदर्द है, हमदर्द ने इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों को अपना लॉयल कस्टमर बनाया है। यूनानी, वो बीमार पड़ते हैं तो पहले हमदर्द की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हार्ले डेविडसन ने यूरोप में यूथ को, वो भी एक कम्युनिटी है, उसको अपना बना लिया। पेट्रियोटिक लोगों को बाबा रामदेव ने अपना कस्टमर बना लिया। आप समझिएगा, क्या कोई कम्युनिटी के साथ पार्टनर करता है तो, या फिर एक्सपीरियंस इंप्रूव करो। जैसे स्टारबक्स है, वो कॉफी के कारण नहीं जाना जाता, एक्सपीरियंस के कारण जाना जाता है। कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ड्यूरा सेल सबसे महंगा सेल है, लेकिन फिर भी कस्टमर खरीदने को तैयार है, उसका अवेलेबल है। मर्सिडीज इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मर्सिडीज क्वालिटी बहुत बढ़िया है, केवल वो रीजन नहीं है। मर्सिडीज इसलिए क्योंकि उसमें एस्पिरेशन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए पहचाना जाता है। यूनिक प्रोडक्ट जैसे डैनिश चॉकलेट्स हैं, कुकीज हैं, बेल्जियम चॉकलेट हैं, फ्रेंच परफ्यूम्स हैं, वो यूनिकनेस के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसे ही इंडिगो और स्पाइस जेट ने क्या किया, कम पैसा दो, कम बेनिफिट ले लो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट थे जो कोविड-19 के बाद काम नहीं आने वाले, उन बेनिफिट्स को घटा के अपनी कॉस्टिंग कम कर लो। पहले किंगफिशर चलता था ना, एयर इंडिया चलता था, इंडिगो आया, क्या बोला, मैं आपको खाने की सर्विस नहीं दूंगा, मैं आपको एयरपोर्ट लाउंज नहीं दूंगा, मैं आपको बिजनेस क्लास नहीं दूंगा, कम सर्विस दूंगा लेकिन पैसा बहुत कम लूंगा। तो वो आकर के एस्टैब्लिश कर दिया अपने आप को। या फिर आपने एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे दिया, 30 मिनट के अंदर पिज्जा घर पहुंचा दिया डोमिनोज, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली माइक्रोसॉफ्ट की तरह, या पेटेंट एंड लाइसेंस ले आए कोई फार्मा कंपनी की तरह, या ओप्पो वीवो की तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना बना लिया, या फ्लिपकार्ट शाओमी की तरह आपने, फ्लिपकार्ट शाओमी की जो डील थी एक्सक्लूसिव राइट्स वाली, या आपने टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड कर ली जिससे आपका फायदा हो गया, या फिर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे जियो ने किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। जियो ने 3 लाख करोड़ रुपया लगा दिया। या आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर सकते हैं, सामान इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो, परचेजिंग इतनी सस्ती कर दो, आपसे सस्ता कोई खरीद ना पाए तो आपसे सस्ता कोई बेच ना पाए। जैसे बिग बाजार, वॉलमार्ट, डीमार्ट, इनकी परचेजिंग बहुत सस्ती है, सोर्सिंग बहुत सस्ती है। या फिर ब्रांड इक्विटी ऐसी बिल्ड कर लो कि आपके अलावा किसी का नाम ही ना आए। एपॉक्सी कंपाउंड पूछूं तो आपको मालूम नहीं, एमसील सबको मालूम है। प्रोडक्ट का नाम एपॉक्सी कंपाउंड है, ब्रांड का नाम एमसील है, तो ब्रांड सिनोनिमस हो गया है। जैसे चिपकाने वाला जो एडेसिव है उसको फेविकॉल बोलते हैं लोग। अभी किसी भी कंपनी का बोले फेविकॉल देना, अरे सस्ते वाला फेविकॉल दे दो भैया, ये नहीं चाहिए, वो है फेविकॉल है। इंश्योरेंस का मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, कार का मतलब मारुति, ठंडा का मतलब कोका कोला, बिजनेस ट्रेनर का मतलब वो आपको मालूम है। दिस जोकिंग। सो या फिर लॉयल्टी बिल्ड करो। जैसे नेशनल सेंटिमेंट के मामले में पतंजलि ने बहुत अच्छा किया। सब्सक्राइबर बेस बिल्ड करने के मामले में पॉलिटिकल न्यूज मैगजीन में इंडिया टुडे ने अच्छा काम किया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेकर के आया एप्पल, प्राइस डिफरेंशिएशन लेके आया शाओमी, मार्केट को रिस्पॉन्ड कैसे करें जल्दी फटाफट उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें गूगल, एफिशिएंसी को लेके आया मैकडॉनल्ड जो बहुत एफिशिएंट कर लिया। मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूं जिससे आप कस्टमर की कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जिससे कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए। बार बार बोल रहा हूं, समस्या नहीं ज्वलंत समस्या, प्रॉब्लम नहीं बर्निंग प्रॉब्लम। तो ये अलग अलग उपाय है बहुत सारे। या तो फिर कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे एयरटेल ने एप्पल के साथ किया, अपना एप्पल का मोबाइल अपने एयरटेल के साथ बेचा और 2500 रुपए महीना चार्ज करना शुरू किया ताकि कस्टमर को 2 साल रोके रखो। या कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो, कोई सपने में भी आपको छोड़ के ना जाए। जैसे iOS यूज करने वाला एंड्रॉइड पे मूव नहीं करता, एंड्रॉइड यूज करने वाला iOS पे मूव नहीं करता। कन्वीनियंस है, बड़ी कन्वीनियंस है। बोले यार कौन अब तो मेरे से iOS पे हाथ जम गया है। जो iOS यूज करता है वो कहता है iOS इजी है, अरे इजी नहीं है, उसका हाथ जम गया है। जो एंड्रॉइड यूज करता है बोला एंड्रॉइड इजी है, अरे इजी नहीं, उसका हाथ जम गया है। अब वो छोड़ नहीं पाता दूसरा। कस्टमर को ऐसी कन्वीनियंस दे दो कि उसको लगे यार ये वाला मेरा आदमी बहुत इजी है इसके साथ काम करना, अरे इजी नहीं, उसका हाथ जम गया है आपके साथ। ऐसी कन्वीनियंस दे दो ना कि आपको ज्यादा कोई सस्ता डिस्काउंट पे माल दे दे तो भी आपको छोड़ के ना जा पाए। ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। टाटा ग्रुप ट्रस्ट के कारण जाना जाता है, कुछ भी करेंगे ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। और रियल एस्टेट, उनका माल क्यों नहीं बिकता? लैक ऑफ ट्रस्ट। अरे पैसा दे दो, बनाएगा नहीं बनाएगा बिल्डिंग पता ही नहीं। तो ट्रस्ट इज एन एंट्री बैरियर है। क्वालिटी रिलायबिलिटी एंट्री बैरियर है। टोयोटा की गाड़ी क्यों बिकती है? इसलिए नहीं वो दिखती अच्छी है, इसलिए क्योंकि उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी है।
टोयोटा की जो इनोवा है वो अपने सेगमेंट में 16-18 लाख रुपए वाली गाड़ी में उधर किसी को एस्टैब्लिश ही नहीं होने दिया आज तक। महिंद्रा ने पूरा जोर लगा लिया, सबने जोर लगा लिया, लेकिन उस मार्केट के अंदर कोई और एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। ये भी एंट्री बैरियर है। पर्सनैलिटी बिल्ड करो, मतलब अपने चेहरे को ब्रांड बनाओ, वो भी एंट्री बैरियर है। जैसे अग्रवाल पैकर मूवर के रमेश अग्रवाल, जैसे एमडीएच मसाले के धर्मपाल गुलाटी, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पर्सनालिटी इज एन एंट्री बैरियर। जैसे ऐसे शेफ संजीव कपूर, ये क्या है? ये वो चेहरे हैं जो पहचाने जा चुके हैं इस समय देश के अंदर। दूसरा है कि किराना, मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा है 40 के सौजन्य से कि छोटे किराने की दुकानें या दवाई की दुकानें कैसे बचेंगी आने वाले समय में। देखो बड़ा सिंपल है। 40 आपको मैं संस्था को धन्यवाद करता हूं, काफी प्रश्न आपने मुझे दिए हैं जो फेसबुक पे भी आ रहे थे और पहले भी आपको आए हैं। अगर दवाई की आपकी दुकान है भी, आज तो आप चल रहे हो, जिस दिन ऑनलाइन डिलीवरी हुई तो क्या करोगे? अगर राशन की दुकान है भी, आज तो आप चल रहे हो, जिस दिन ऑनलाइन डिलीवरी वापस शुरू होगी तो आप क्या करोगे? अभी तैयारी करो। इस समय आजकल किराने के दुकाने वाले क्या सोच रहे हैं? ना तो ये अमेजोन से खरीद सकता है, ना ये फ्लिपकार्ट से खरीद सकता है, ना ये बिग बास्केट से खरीदेगा, ना बिग बाजार से खरीदेगा, ना डी मार्ट से। अब तो उसको काट लो अब तो उसको काट लो। कठोर बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल किराने वाले सोच रहे हैं अरे जितना निकाल सकते हो निकाल लो, अरे जो लपेट सकते हो लपेट लो। मेरी बात सुनिए, चेंज योर अप्रोच राइट नाउ। अगर आज रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया तो आप जब ऑनलाइन खुलेगा तो भी आप सस्टेन कर पाएंगे। दवाई की दुकान वाला है, आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। पूछो क्यों? अगर आपने 24 घंटे की डिलीवरी शुरू कर दी और आपकी कॉलोनी में किसी को रात को 2 बजे दवाई चाहिए हो और आपने रात को 2 बजे दवाई डिलीवर तो कर दी उसको, पर दवाई देते वक्त उसको बोलो कि अभी दवाई नहीं दूंगा, मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा वीडियो बना दो मेरे लिए और अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दो कि ये घनश्याम मेडिकोज मेरे बाजू में रहता था, इधर ही दुकान थी इसकी, और जब मुझे दवाई की जरूरत पड़ी तुरंत इमरजेंसी दवाई इसने 2:05 पे मुझको लाके दे दी दवाई, 5 मिनट के अंदर। सोसाइटी के लोगों, अगर आपको भी कभी दवाई चाहिए हो, इसी घनश्याम मेडिकोज के पास जाना, क्योंकि दुख दर्द में यही काम आने वाला है। अब जो दवाई है वो कन्वीनियंस का प्रोडक्ट नहीं है, इमरजेंसी का प्रोडक्ट है। अगर इमरजेंसी में उसको दवाई चाहिए और उनको दिमाग में घुस गया कि घनश्याम 24 घंटे दवाई देता है, ऐसी सर्विस देता है, रात को 2 बजे दवाई देने से पहले एक वीडियो बनवा के सर्कुलेट करा देना, वायरल हो जाएगा अपने आप। वो इमोशनल औरत, वो महिला जो पेशेंट थी, जब वो वीडियो बना के देगी तो पूरी सोसाइटी वाले लोग देखेंगे, अगली बार कहीं नहीं जाएंगे, केवल आप ही के पास आएंगे। मेरी बात सुनिए, ये टाइम था, ये टाइम काट लो का नहीं है। अरे अब किसी से नहीं खरीदेगा, अब तो पड़ोस की दुकान से खरीदेगा, काट लो नहीं, अब पड़ोस वाली दुकान से खरीदेगा, संबंध बना लो, रिलेशनशिप बना लो, कस्टमर सेंट्रिसिटी बिल्ड करिए, पर्सनलाइज टच दीजिए उनको, डिलीवरी पेमेंट सर्विसेज उनके साथ ठीक करिए। अगला मुझे किसी ने प्रश्न भेजा था 40 संस्था के द्वारा कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को कैसे हैंडल करें, उनकी प्रीवियस पेमेंट, उनकी पुरानी पेमेंट ही नहीं आई अभी तक। अगर डिस्ट्रीब्यूटर, आपको रिटेलर की पुरानी पेमेंट नहीं आई है और आप चाहते हो आपका पैसा ना डूबे, तो सबसे बढ़िया सुझाव दे रहा हूं, ईआरपी बिल्ड करना शुरू करो। ईआरपी क्यों चाहिए आपको? सुनो, 3 बातें हैं, जिंदगी में पैसा नहीं डूबेगा अगर 3 चीजें पकड़ ली आपने मेरी। ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैसे मार्ग का ईआरपी आता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपका। मार्ग ईआरपी तो मैं बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स का भगवान है इस समय, MARG, मार्ग, इसके बारे में रिसर्च कर लेना, राइट, और बोल भी देना उनको कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला है मेरे बारे में, मार्ग के बारे में। याद रखना 3 चीजें चाहिए उनके सॉफ्टवेयर में, मैंने देखा, नोटिस किया। आज देश के 60% केमिस्ट मार्ग पे चलते हैं, आज देश के 60% FMCG डिस्ट्रीब्यूटर मार्ग पे चलते हैं, मार्ग के ईआरपी पे। बहुत सस्ता है, साल का एक बार पैसा देता है जिंदगी में, मेरे को 5-7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए कुछ लेता है, और उसके बाद जिंदगी भर चलाते हो उसको, दिक्कत नहीं आती। 3 चीजें बचानी है, एक, कितने रुपए का क्रेडिट देना है वो डिसाइड कर लो। दूसरा, कितने दिन का क्रेडिट देना है, मान लो आपने 50 दिन का क्रेडिट देना है, वो डिसाइड कर लो। तीसरा, कितने बिल्स का क्रेडिट देना है वो डिसाइड कर लो। ये 3 से बंधेगा। मैं उदाहरण देता हूं, आपने बोला मैंने उसको 1 लाख रुपए का क्रेडिट देना है, लेकिन आपने दिन डिसाइड नहीं किए। 1 लाख रुपए होने के बाद ही आपको याद आएगा भैया 1 लाख रुपए पार कर गया, लेकिन उसने 90 हजार का क्रेडिट ले लिया, आपने दिन का कंट्रोल डाला नहीं।
तो वो 6 महीना निकल गया, 8 महीना निकल गया, आपको याद ही नहीं आ रहा यार। या फिर आपने कहा कि चलो मैं दिन भी बता देता हूं, मुझे 50 दिन का क्रेडिट देना है, 1 लाख रुपए का क्रेडिट देना है, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स आपने डिसाइड नहीं किए, तो वो छोटे 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 बहुत सारे बिल्स करा के ले गया आपसे। अब क्या है, बहुत सारे बिल हो गया, तो वो 50 दिन तक, 48 दिन तक वो बिल लेता रहा, छोटे 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 बिल। अगर आपने सोचा होता कि मैं 3 बिल का दूंगा उसको उधार, 3 बिल के ऊपर नहीं दूंगा, तो आपको 20 बिल तक रुकना नहीं पड़ता। वो 50 के दिन आपके पेमेंट साइकिल 50 दिन के बजाय घट के 15 दिन आ सकती थी या 10 दिन आ सकती थी। अगर आपने 3 जगह से कंट्रोल कर लिया, नंबर ऑफ बिल, नंबर ऑफ डेज और अमाउंट, इन तीनों को पकड़ लो, तो आपकी पेमेंट हमेशा टाइम पे आएगी, आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपने कहा 2 बिल के बाद तीसरा उधार नहीं दूंगा, तो 2 बिल होते ही तीसरा जब वो उधार मांगे तो बोलो उसको पहले 2 का पैसा दे दे, या पहले 1 का पैसा दे तो अगला ले ले, पहले 1 का पैसा दे दे अब अगला ले ले। आपने 3 चीजों से जाना है, या तो पैसे से भी कंट्रोल करना है, दिन से भी कंट्रोल करना है, बिल से भी कंट्रोल करना है, तभी आप बच सकते हैं। अगला प्रश्न मुझे किसी ने दिया कि कंपनी बिल्ड्स प्रेशर ऑन डीलर्स फॉर कीपिंग स्टॉक्स डिस्पाइट ऑफ लेस सेल्स इन मार्केट, हाउ टू हैंडल दिस। आपको आपका ब्रांड, आपको कंपनी आपको बोलती है कि ज्यादा माल रखो, ज्यादा माल लो, ज्यादा माल लो, लेकिन अभी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। भाई साहब, इसके लिए क्या है, एक ही उपाय है, आप क्या करो, अपने ब्रांड को मैन्युफैक्चरर से बड़ा कर लो। अगर आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने ब्रांड को मैन्युफैक्चरर से बड़ा कर सकता है, या कम से कम अपने इलाके का पावरफुल ब्रांड बन सकता है। अपनी खुद की ब्रांडिंग करो। आपकी गलती क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर की ब्रांडिंग करते हो अपने दुकान पे। आपकी गलती क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर की ब्रांडिंग करते हो अपने वेयर हाउस पे, अपने सप्लाई चेन के सारे अरेंजमेंट पे। केवल ब्रांड की ब्रांडिंग मत करो, अपनी खुद की ब्रांडिंग करो। जैसे गुजरात के अंदर पुजारा हैंडसेट बेचने वाली कंपनी, अब पुजारा के 50 रिटेल स्टोर है, साउथ में संगीता और पूर्विका, इन सबके सैकड़ों रिटेल स्टोर्स हैं हैंडसेट के। ओप्पो, वीवो, जियोनी, लावा, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, कार्बन, ये वो जितने भी थे सबके सब ये सबसे प्राइस कमांड करते हैं और उनके साथ क्रेडिट पीरियड कमांड करते हैं। क्यों? इनका अपना ब्रांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रांड है इनका कि मैन्युफैक्चरर भी घबराता है इनसे, घुटने टेकता है इनके आगे। इन्वेस्टर क्लिनिक है रियल एस्टेट का नॉर्थ इंडिया में, उसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब कोई डेवलपर को माल बेचना है तो ये प्रॉपर्टी डीलर इतना बड़ा कभी होता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी डीलर कोई 3,000 करोड़ रुपए का माल बेच दे एक साल में। ये इन्वेस्टर क्लिनिक ने किया। पिछले साल इन लोगों ने 6,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, सबसे मंदी मार्केट के अंदर। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ये, 6,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बेची इन्होंने। कैसे? अपना ब्रांड बड़ा कर लिया, डेवलपर इनकी बात सुनता है, जो बिल्डिंग बनाता है, जो भी रियल एस्टेट का डेवलपर है, वो इनको आकर के हाथ जोड़ के इनसे बात करता है, भैया मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, भैया मेरे मकान बेच दो, भैया मेरे ऑफिस बेच दो। क्यों? इसने अपना ब्रांड बड़ा कर लिया। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो, आपने आज तक अपने पे काम नहीं किया था, आप दूसरे का माल बेच रहे थे, दूसरे को बेच रहे थे। मैन्युफैक्चरर बना रहा था, रिटेलर बेच रहा था, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग करो। गुजरात के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का है एक एनजे बड़ा अच्छा नेटवर्क है। एनजे ने अपनी ब्रांडिंग करी। अब जिसका भी ये म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जिसका भी इंश्योरेंस बेचते हैं, जिस भी कंपनी का बेचते हैं, ये वो सब इनसे प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनका अपना ब्रांड बहुत बड़ा है। तो अब आने वाला समय है कि दवाइयां भी टेलीमेडिसिन की तरह हो जाएंगी, डॉक्टर्स भी टेलीफोन पे ही मेडिसिन लिख के देंगे। चलो मैं दिन भी बता देता हूं, मुझे 50 कुछ आवाज आ रही थी बीच में। हाँ, धन्यवाद। ऑनलाइन शॉपिंग विल टेक ओवर द मार्केट। बहुत सारी जॉब्स या तो ऑटोमेट हो जाएंगी या रिमोट केपेबल हो जाएंगी। तो इस समय आपको चेंज करना है मॉडल्स को। कंपनीज अपने सारे के सारे ट्रैफिक को डिजिटल और ई कॉमर्स करने जा रही हैं, क्योंकि वहीं से बड़ा गेन आने वाला है। सो अब क्या है, देखिए आईएमएफ ने एक रिपोर्ट दिया कि हमारा 1 से 2% रह जाएगा जीडीपी। कोरोना वायरस का इंपैक्ट क्या है? $348 मिलियन का नुकसान ऑलरेडी ट्रेड पे हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खास तौर पे। सो इंडिया 15 सबसे ज्यादा इफेक्टेड इकोनॉमीज में से है, केवल G20 की बात ना की जाए इस समय। द स्लो डाउन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना जो है ना अभी, उससे जो $50 बिलियन का ग्लोबल एक्सपोर्ट रुकने वाला है, वो ग्लोबल वैल्यू चेन में सब फंसेंगे। अगर आप ट्रेड इंपैक्ट देखोगे तो केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल, अपैरल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लेदर प्रोडक्ट, मेटल्स, वुड फर्नीचर, इन पे बहुत इंपैक्ट आ गया है। चाइना के कारण जो $50 बिलियन का इकोनॉमी का इंपैक्ट है, वो पूरी दुनिया में आएगा, रिपल इफेक्ट आएगा। और इंडिया
लॉकडाउन होने वाला है इंडिया में थोड़े दिन के लिए, लेकिन इससे तेल का जो बिल है वो तो कम हुआ है। पीएम मोदी ने नीति आयोग को बोला है कि अब असेस करो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहने वाला है, पर फिर भी रिलेटिवली इंसुलेटेड है इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन के मुकाबले। पर क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन नुकसान में रहने वाली है तो उसका असर इंडिया में दिखेगा। पर लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत फटाफट क्या बिकेगा? सबसे पहले लोग शराब के ठेकों पर जाएंगे, सैलून पे जाएंगे, गारमेंट्स खरीदने जाएंगे जिनको जरूरत है, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट सिनेमा चलेगा, एटीएम इंटरनेट बहुत तेज चलेगा, लोग मंदिर जाना चाहेंगे जो नहीं गए बहुत दिनों से, ट्रैवल करेंगे लोग थोड़ा बहुत, और हॉस्पिटल ओपीडी जो बंद रखी है वो तुरंत खुलेंगी। अगला प्रश्न मुझे किसी ने दिया कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैसे रहने वाला लॉकडाउन के बाद, और स्मॉल स्टोर विल फ्लरिश और ऑनलाइन मार्केट विल फ्लरिश, ये कितना हिट आने वाला है? तो देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज को थोड़ा स्पाइक मिलेगा, थोड़ा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि लोग शेयर्ड गाड़ियां यूज नहीं करेंगे, अपनी गाड़ियां खरीदना चाहेंगे जब मार्केट इंप्रूव करेगी। कुछ गाड़ियां, छोटी गाड़ियां जल्दी निकलेंगी आगे, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो आपको घर रह करके सर्विस दे देती हैं वो तो चलेंगी। ओयो एयरबीएनबी पे असर आएगा, क्योंकि वहां पे ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है, हाइजीन हो सकता है इनके कंट्रोल पे ना रहे, लोग ब्रांडेड होटल्स ही प्रेफर करने वाले आगे। 10 में से 9 कस्टमर ट्रेडिशनल शॉपिंग हैबिट्स को चेंज करेंगे। 50% से ज्यादा कस्टमर इस समय ऑनलाइन प्रोडक्ट लेंगे, और कम्युनिटी सर्वाइवल मोड से अडॉप्शन मोड पे मोमेंटम पे आएगी। देखिए, जिस चीज के बिना मैं रह सकता हूं उसके बिना मैं रहूंगा। गोल्डन स्टेटमेंट, वन मोर टाइम गाइस, जिस चीज के बिना मैं रह सकता हूं उसके बिना मैं रहूंगा। दिस विल बी दी मॉडल। तो 2 बड़े शिफ्ट होने वाले हैं, एक रिलक्टेंस टू मिंगल इन क्राउडेड प्लेस, दूसरा हाई प्रोपेंसिटी फॉर डिजिटल अडॉप्शन। ये 2 बड़े चेंजेस आने वाले हैं, आपको चाहे तो लिख लें, इस पर अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करें। रिलक्टेंस टू मिंगल इन क्राउडेड प्लेस, और सेकंड हाई प्रोपेंसिटी फॉर डिजिटल अडॉप्शन। अगला प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, डेस्टिनेशन वेडिंग, पार्टी, कॉन्फ्रेंसेस, टूरिज्म, इवेंट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इनका क्या होने वाला है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हैंडीक्राफ्ट में तो खैर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने हैंडीक्राफ्ट का जो दिल्ली फेयर होने वाला था 2020 वो कैंसिल कर दिया है। जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे मुरादाबाद, सहारनपुर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, नरसापुर, फिरोजाबाद और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, वो सबको बहुत इफेक्ट होने वाला है जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर, हैंडीक्राफ्ट्स में। लेकिन जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी है, उस पर बहुत असर आएगा। कोरोना पैंडेमिक के बाद जो इंडस्ट्री जिसको हमेशा माना जाता था कि रिसेशन प्रूफ है, वेडिंग इंडस्ट्री, वहां पर बहुत दिक्कत आ गई है। कम से कम 1 साल तक, 9 महीने तक, 10 महीने तक शादियां पोस्टपोन होंगी, अभी नहीं चलेगा। बैंक्वेट, फोटोग्राफर्स, केटरर्स, वेडिंग वेंडर्स, फ्लोरिस्ट, कोई डीजे बजाने वाला, केक बनाने वाला, बैंड बजाने वाला, मेहंदी लगाने वाला, इन सब पे इंपैक्ट आएगा। रियल एस्टेट जो पहले ही डिप पे था, ये कंप्लीट सनसेट इंडस्ट्री है। इस समय अगर आप इससे बाहर आ सकें और अपने मॉडल्स को ठीक कर सके तो अच्छा रहेगा। अब मेरी बात समझिए, 12 से 20 महीने का कैश का रनवे बनाइए। मेरे पास कितना समय बचा है, अगर कोई मुझको बीच में इंफॉर्म कर दे, मैंने शुरू में घड़ी नहीं देखा, शायद हमने थोड़ा लेट शुरू किया था। अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कर लें। सर, यू मे कंटिन्यू। आई मे कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। डिस्क्रिशनरी स्पेंड को खत्म करें, उसको 0 पे लेके आए। नई इनिशिएटिव्स को, मैं कुछ जेनरिक आपको फटाफट स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं। अपने नए इनिशिएटिव को अभी रोक दो अगर आपके बिजनेस में कैश फ्लो नहीं है। अगर आपके पास 12 महीने का पैसा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 6 महीने का पैसा है तो तकलीफ आ रही है, अगर आपके पास 3 महीने का पैसा है, सारे खर्चे रोक दो, सारी रेवेन्यू की स्ट्रीम्स को वापस खोलो, और अगर आपके पास 1 महीने का पैसा है तो बिजनेस मॉडल चेंज करो। आपको बिजनेस करना आता नहीं है, कठोर बोल रहा हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है इस समय तो आपको बिजनेस नहीं करना आता है भाई साहब, ये सच्चाई को फटाफट गले लगा लीजिए अपने। आगे समझिए, अपने सारे इनफ्लो को बढ़ाओ कैश के, आउटफ्लो को जहां जहां हो सके रोको। थिंक बियॉन्ड ऑब्वियस, नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में सोचो। हमने ऑनलाइन डिजिटल इवेंट किया इस समय तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गए हम लोग। इस समय जो भी काम करो आप, नई स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, तुरंत अडॉप्ट करो। हमने भी अडॉप्ट किया। स्टेडियम्स में मेरे इवेंट हुआ करते थे आज तक, स्टेडियम के इवेंट को बंद करके हमने डिजिटल इवेंट चालू कर दिए। डिजिटल रिकॉग्निशन करो अपने एम्प्लॉइज का। इस समय फोन पे ही, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सेलिब्रेशन करो उनके साथ में। उन एम्प्लॉइज का ध्यान रखो जिनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसके पास कोई बड़ा नो हाउ है, जो बड़ा एसेट है कंपनी के लिए, उसको बहुत ध्यान रखो इस समय। कोई साइजेबल एक्सपेंडिचर है तो उसको आप
रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर पहले, उससे छोटा एक्सपेंडिचर उसके बाद, उससे छोटा एक्सपेंडिचर उसके बाद, उससे छोटा एक्सपेंडिचर। जब सारे सारे अपने खर्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ करके लिख लेंगे, अपना ऑडिट करेंगे, तो देखेंगे जो बड़े बड़े खर्चे हैं क्या उन पे बड़ा इंपैक्ट ला सकते हो। अपने रिटेनरशिप को रीनेगोशिएट करो, कोई कंसल्टेंट्स है आपके, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, रेवेन्यू पॉसिबल स्ट्रीम्स के बारे में मैंने बात कर ही लिया आपसे। देखिए एक काम और करें कि कुछ एम्प्लॉइज को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं आपके लिए, कुछ को आप थर्ड पार्टी पेरोल पे लेके जा सकते हो अगर हालत बहुत खराब है, वरना कोरोना के बाद सिचुएशन इंप्रूव करेगी। आज अगर आपने एम्प्लॉय निकाल दिए, सुन लो मेरी बात को सेठ जी, अगर आज आपने एम्प्लॉय निकाल दिए तो दोबारा एम्प्लॉय हायर करना बहुत महंगा पड़ता है, दोबारा एम्प्लॉय हायर करके फिर से ट्रेन करना बहुत महंगा पड़ता है। जल्दीबाजी में एम्प्लॉयज को मत निकालिए, उनको अपने साथ रोक के रखिए, उनको थोड़े ईसॉप दे दो, थोड़े शेयर दे दो, उनको बोलो भाई तुम मेरे साथ में रहो अभी, उनको उस समय थोड़ा वॉलंटरी पे कट की बात कर सकते हो। सो थोड़ा कंपैशन रखिए, इनोवेट करिए डिजिटल जाने के लिए, जो मैं बता चुका हूं। सर्विस पे फोकस करिए अपने कस्टमर्स की, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉर्ड के साथ अपने नेगोशिएट करो, इस समय टेम्पररी रिलीफ मांगो लैंडलॉर्ड से। छोटे ऑफिस में अगर मूव कर सकते हो तो वो भी चल सकता है आते ही, या फिर फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट जो थी वो तो खत्म कर दो, एड्स प्रिंट उनको बार्टर में लो सारे, क्योंकि उनको भी बार्टर में ले सकते हो आप। अगर आउटडोर एडवर्टाइजिंग लेते थे उनको बोलो बार्टर कर लो भाई हमारे साथ, कोई अखबार में ऐड करते थे उनको बोलो बार्टर कर लो हमारे साथ में। इस समय बार्टर से अपने खर्चे घटा सकते हो आप। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को मंथली सब्सक्रिप्शन पे ला सकते हो ताकि पैसा तुरंत आने लगे, जो पैसा 6 महीने बाद आना था वो तुरंत आने लग जाए। या फिर डेली ट्रैकर इस समय एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव ट्रैकर्स बिल्ड करो। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखो इस समय। कम्युनिकेशन टूल बिल्ड करो, हमने भी जैसे अपनी कंपनी बड़ा बिजनेस में ट्रैकर बना रहे हैं, एक कंप्लीट ट्रैकर बना रहे हैं। अगर हमारे को लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम करना पड़े तो उसकी क्या तैयारी करेंगे, अगले 6 महीने और चला दो। और इस समय इंप्रूवमेंट्स और पिवोट पे काम कर सकते हैं। अगर आप टेक बेस्ड स्टार्टअप है तो वैल्यूएशन पे बिल्कुल अटकिएगा नहीं, इस समय वैल्यूएशन नीचे जाएंगी, पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। इस समय अगर आपकी रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो 70% टाइम खर्चा घटाने पे लगाओ ताकि आपका रिड्यूसिंग आउटफ्लो होए, सर्वाइवल हो सके आपके साथ में। पेंडिंग मार्केटिंग मटेरियल आप नहीं बना सकते थे, उस पर बनाओ, इस समय काम कर सकते हो। इस समय कितना आपके ब्रोशर खराब थे, आपके वेबसाइट खराब थे, आपकी सोशल मीडिया अच्छी नहीं थी। देखिए इस समय क्या आप अपने ब्रोशर तैयार कर सकते हो, सारे के सारे क्या क्रिएटिव ब्रोशर बना सकते हो इस समय, जो आपने इतने दिन से बनाए नहीं। एजेंसी घर से काम कर रही है उनको बोलो ना, इस समय सोशल मीडिया पे खाली टीम को सारी सोशल मीडिया पे डाल दो। हमने भी इतनी, हमारे इस समय 55-60 लोग खाली थे, उनको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में रीइंटीग्रेट कर दिया। दूसरों की मदद करने से पहले अपना खुद का ध्यान रखो, क्योंकि आप पायलट हो। हवाई जहाज का पायलट बीमार पड़ गया तो जहाज उड़ गया, कैसे उड़ेगा। अगर समुद्री जहाज का कैप्टन बीमार पड़ गया तो गेम ओवर हो गया। अब देखिए इस समय आप थोड़ी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड को चेक करिए, इंश्योरेंस कवर को अपने साथ रखिए, इंश्योरेंस की प्रीमियम को डिले मत करिए। अगर आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप कंटिन्यू करिए एसआईपी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपने महंगा इन्वेंट्री खरीद लिया था एसआईपी में, अब सस्ता इन्वेंट्री है तो आप लगा नहीं रहे हो, बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो। अपने क्रेडिट स्कोर बचा के रखिएगा भाई साहब। अगर आपकी कहीं ईएमआई पे करनी थी, या तो आप मॉरेटोरियम ले लो या तो उनसे डिले करा लो, नहीं लिया है तो फिर भैया ईएमआई जरूर पे करो। ऐसा ना हो क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए आपका, बाद में क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो लोन भी मिलने में बहुत दिक्कत आएगा। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखो कि कहां पे आपका पैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब अगर डिजिटल बैंकिंग आज तक नहीं सीखी है, माफी मांग रहा हूं भाई साहब, सीख लो अब डिजिटल बैंकिंग सीख लो। अभी भी आप सोच रहे हो कि मैं कैश का धंधा कर लूं और कच्चे में चलता रहूं और जीएसटी बचाता रहूं। अब रिफ्रेन करिए पैनिक बाइंग से, कोई पैनिक बाइंग नहीं करे इस समय। अगर आपका वर्किंग कैपिटल चला गया ना तो बहुत दिक्कत होगी आपको। डे टू डे ऑपरेशनल सैलरी तो गई, नया इन्वेंट्री इक्विपमेंट जब खरीदना पड़ेगा नहीं खरीद पाओगे, सेल्स पूरी कलेक्शन पे दिमाग चला जाएगा, सेल्स आप कर ही नहीं सकते। थोड़ा भी ये सिचुएशन बढ़ गया कोरोना का तो पेनफुल डेथ हो जाएगी बिजनेस की, आगे चल के बैंकरप्सी हो सकती है आपके लिए। वर्किंग कैपिटल को जरूर बचा के रखिए, और लोअर रेटिंग हो जाएगी आपकी तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा आपको। बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप पकड़ नहीं पाओगे, इन्वेस्टर बैंकर आपके साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे। वर्किंग कैपिटल केवल आज को चलाने के लिए नहीं, आगे वाले समय को चलाने के लिए भी जरूरी है आपके लिए। ट्रेड डिस्काउंट आपको जो मिलने थे मिलने बंद हो जाएंगे। फाइनेंशियल रेपुटेशन अगर आपकी खत्म हो गई तो वाइंडिंग अप पिटीशन आ गया। अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा तो बता दूं एनसीएलटी आपके लिए खड़ा है इस समय, वाइंडिंग अप पिटीशन डाल देते हैं आजकल क्रिएटर्स को। सो वर्क फ्रॉम होम पे आता हूं, कुछ वर्क फ्रॉम होम को लेकर के प्रश्न आया था मेरे पास। मेरी बात हुई थी मिस्टर रेला जी से, रवि रेला जी। सो रवि रेला जी ने मुझे कुछ क्वेश्चन दिया था वर्क फ्रॉम होम को लेकर के भी, उसकी बात करूंगा। देखिए अगर वर्क फ्रॉम होम बनाना है तो उससे पहले आपको कंज्यूमर एडवांटेज सिखाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को, कि कंज्यूमर एडवांटेज पे काम करना है।
उसको दिमाग में बात डालना पड़ेगा कि भाई लोग, कस्टमर ही अपने को पैसा देता है, अगर कस्टमर खुश रहेगा तभी बात बनेगी। कंज्यूमर एडवांटेज इज द फादर ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। सो कंज्यूमर एडवांटेज इज द किंग। कंज्यूमर को क्या एडवांटेज दे सकते हो? इट इज द फादर ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये दोनों एडवांटेज बाद में आती है, पहले कंज्यूमर एडवांटेज आता है। तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी आपको? अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कस्टमर बाकियों को छोड़ के आपके पास क्यों आए? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के बता दो मुझे। मैं ये प्रश्न दोबारा पूछ रहा हूं, मेरी आदत है क्वेश्चन करने की, ताकि आपका दिमाग खुले और आप सोचिए। इस क्वेश्चन को लिख लो, कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? वन मोर टाइम, कम ऑन। कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? इसका उत्तर चाहिए अपने को। फिर रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। ये वर्ड लिख लो भैया, रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। सारे सेठ जी खंबा गणी, मतलब क्या है? क्षमा मांगते हैं ना, ऐसा कि कठोर बोलो तो। राजस्थान में क्या विनम्र लोग हैं राजस्थानी लोग, मेरे को बहुत प्यार है यार राजस्थान से और गुजरात से। कारण क्या, मैं वेजिटेरियन हूं और इधर इतना मजा आता है, सब वेजिटेरियन बढ़िया बढ़िया मिलता है कि नहीं? और जयपुर में मैं गया था, वहां पे चौकी धानी, ओए होए क्या खिलाया था। जो नहीं गया राजस्थान का चौकी धानी, जयपुर में जरूर जाइएगा। आगे सुनिए, रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। गाइस वन मोर टाइम, कम ऑन, मारवाड़ी लोग सब समझो बात को। रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच, कस्टमर क्यों स्विच मारेगा? जितनी बड़ी रीजन होगा ना उसका स्विच करने का, उतना बड़ा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी है आपके पास छुपा हुआ। कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? कुछ समझ नहीं आया, बस एक बात समझ लो, कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? पूछो अपने बाजू बंधु से, भाई इसका आंसर बताओ, दोस्त इसका आंसर बताओ, पार्टनर इसका आंसर बताओ। सबसे पूछो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने रिटेलर, अपने कस्टमर, अपने मैन्युफैक्चरर, हर एक से पूछो, कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। फिर वर्क फ्रॉम होम चालू होगा, क्योंकि वो आपको स्ट्रैटेजी पहले दिमाग में डालनी है। मिनट मत कैलकुलेट करो तूने कितना घंटा काम किया, कितना घंटा काम किया। पहले दिमाग में स्टोरी डालो, स्टोरी। जितनी बड़ी कहानी उतनी बड़ी ग्रोथ। प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के सबसे अच्छे स्टोरी टेलर है। वो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और उनकी स्टोरी पर लोग विश्वास करते हैं, अच्छे से विश्वास करते हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण से लीजिएगा मेरी बात को। मैं प्रधानमंत्री को कुछ अपशब्द नहीं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे उनसे सीखने को बता रहा हूं। आप वोट किसी को भी दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, गहलोत सरकार को दो आप, है ना। लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर मेरा जरूर रखना अपने पास में, कि जितने बड़े स्टोरी टेलर्स है ना, वो सबसे बड़ी ग्रोथ लेके आते हैं। आपकी स्टोरी क्या है वर्क फ्रॉम होम में? क्या स्टोरी बता रहे हैं आप अपने एम्प्लॉइज को? क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं आप उनको? उनसे कमिटमेंट मांगो इस समय। उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली सेट करो। घर पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके गोल्स को बिल्कुल क्लियर कर दो। उनके ओनरशिप, टाइमलाइन और डॉक्यूमेंटेशन को पूरा रखो। क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा? पूछो उससे। मैं, तू, हम सब क्या करेंगे, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, रिव्यू कौन करेगा? 5 प्रश्नों का उत्तर। क्या करेंगे, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, रिव्यू कौन करेगा, रिव्यू कब करेंगे? देखिए, अपनी टीम को एनकरेज करो कि छोटे छोटे ब्रेक ले लेंगे। वो हर समय अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके साथ में, क्योंकि वो भी अडेप्ट कर रहे हैं, उनको भी आदत नहीं थी इस बात की। उनको माइक्रो मैनेज मत करिएगा। ऐसा नहीं कि बैठते ही जिस समय आपने मैसेज किया उसी समय रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं तो बोलते तेरी एब्सेंट लगा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड करिए, उनको भी अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कोई गलती कर रहा तो फीडबैक डिले मत करिए, उसको फीडबैक तुरंत दीजिए कि आपने ये गलती करी, पर फीडबैक अकेले में देना, सबके सामने फीडबैक नहीं देना कभी भी। सबके सामने दोगे ना तो सबके सामने अगर आप किसी की निंदा बुराई करते हो, वो इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है जैसे कान में खौलता हुआ लोहा डाल दिया हो। तो अगर बुराई करनी हो तो अकेले में करो, बढ़ाई करनी हो, तारीफ करनी हो, सबके सामने करो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस समय चेंज करो, नया ऑर्गेनोग्राम तैयार करो। कोई अजम्पशन नहीं करना है, कम्युनिकेशन करना है। कोई अजम्पशन नहीं। इसको समझ आ गया होगा, अरे मैंने तो बता दिया था, अरे तुमको बताया तो था, अरे तुमको समझ नहीं आया था। ओवर कम्युनिकेट, ओवर कम्युनिकेट, ओवर कम्युनिकेट। मन में मत सोचो, उसको अपने आप समझ में आ गया। ओवर कम्युनिकेट करो। इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत तभी आती है जब ढंग से कम्युनिकेशन नहीं होता। लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन्स। याद रखिए, जब कम्युनिकेशन नहीं होता है तो लोग सोचते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो लोग सोचते हैं मेरे पीछे से बुराई हो रही है। जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो लोग सोचते हैं मेरे को निकालने की तैयारी हो रही है। हमेशा कम्युनिकेशन की कमी से कंफ्यूजन आती है। अगर आप उनसे घर से काम करा रहे हैं, उनकी कमिटमेंट्स को डिमांड करने के बाद एक एमबीए का मॉडल समझिए, जो मैंने पिछले लाइव में बताया था, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, एमबीए, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। आप नहीं भी हैं तो कैसे चलेगा? इसको बोलते हैं आइडियल मॉडल। आइडियल का मतलब क्या है? कुछ चीजों को इंटीग्रेट करो,
कुछ डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करो, वहां कॉस्ट कम होगी। कुछ चीजों को फर्दर डेलीगेट करो, जो आपका 70% काम कर सकता है वो उसको करने दो। रूल क्या है डेलीगेशन का? इफ somebody can do 70% of what you can do, delegate. If somebody can do 65, 68, 70, 75% of what you can do, delegate. खुद मत करो, हर काम को कंट्रोल मत करो, थोड़ी बहुत गलती करने दो, सीखेगा तो वो डेवलप हो जाएगा। ID बता दिया, इंटीग्रेशन डेलीगेशन। E क्या है? एलिमिनेशन। कहीं आपके इस समय ऐसे डिपार्टमेंट होंगे या कुछ ना छोटे छोटे ऐसे काम होंगे जो बिल्कुल एलिमिनेट किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। जैसे ही मैं आपको बताऊं, मेरा लॉकडाउन हुआ था ना, हमारे 12 प्रोडक्ट लाइंस हैं, 12 प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज हैं हमारे। 12 में से सबसे पहले हमने देखा कि बैठ करके हमने अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टीम के साथ बैठ के बनाया कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लो, किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है, किस प्रोडक्ट का कैश कितना तेज आता है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी शुरू कर दी। जैसे ही मेरे, आपको क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करो, आपसे नहीं आता तो। वैसे तो सब गणित में बहुत तेज होते हैं राजस्थानी लोग, लेकिन फिर भी अगर आता नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करो, उसको बोलो भाई ये मेरे 15 प्रोडक्ट हैं, मेरे 20 प्रोडक्ट हैं, इनमें मेरे को इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी आप टर्नओवर वाइज निकाल रहे थे कि पूरा टर्नओवर कितना हुआ, उसमें कितना प्रॉफिट है। भाई साहब मैं 10 करोड़ का काम करता हूं, 20% मार्जिन है, साल का 2 करोड़ बचा लेता हूं। मेरे को एक बात बता भाई, तेरे ऐसे भी कई प्रोडक्ट होंगे जो नेगेटिव मार्जिन के होंगे और नेगेटिव कैश फ्लो के होंगे, अभी उनको बाहर कर, एलिमिनेशन। अगला क्या है? ऑटोमेशन। जितना ऑटोमेट कर सकते हो चीजों को। और फाइनली लिबरेशन, जो चीजें आप आउटसोर्स कर सकते हो, ऑटोमेट करोगे टेक्नोलॉजी से, लिबरेशन करोगे आउटसोर्स करके। तो इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, ये 5 काम करने हैं आपको। तो आप वर्क फ्रॉम होम और अच्छा कर सकते हैं अपना। क्या बोले 5 काम? इंटीग्रेशन लिख लीजिए अगर नहीं लिखे तो। इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन। फिर से बोल रहा हूं, IDEAL, याद रहेगा आपको, IDEAL। इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, ये 5 काम करने हैं आपको। वर्किंग रिचुअल बना लीजिए घर से। लोगों को बताइए प्लान क्या हुआ था, कंप्लीट क्या हुआ है, डिले क्या हुआ है, कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ है। 4 प्रश्न रोज पूछो अपनी टीम के साथ, सुबह और शाम को। क्या पूछने? 4 प्रश्न। व्हाट वाज प्लान्ड, व्हाट गॉट कंप्लीटेड, व्हाट गॉट डिलेड, व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड। 4 प्रश्न पूछो रोज शाम को अपनी टीम के साथ में, क्योंकि घर से काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या काम हो रहा है। So what was planned, what got completed, what got delayed and what was carried forward। अच्छा वैसे तो ये वीडियो फेसबुक लाइव है तो शायद बाद में भी चल जाएगा, तो लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप लोग रिपीट करके देखिए। मेरे को मन में टेंशन नहीं हो रहा था कि शायद ये बाद में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। ये तो आपको आज 40 के सौजन्य से सबको मिलने ही वाला है, तो आप लोग सब 40 को धन्यवाद कर देना नीचे सब कॉमेंट बॉक्स में। हाँ ओके, आगे चलते हैं। एंश्योर द मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन, ताकि अगर परफॉर्मर है तो भी डॉक्यूमेंट करो, नॉन परफॉर्मर है तो भी डॉक्यूमेंट करो। परफॉर्मर को डॉक्यूमेंट करोगे सब ताली बजाएंगे, नॉन परफॉर्मर को डॉक्यूमेंट करोगे तो कल को उसको निकालना पड़े तो पहले 2 महीने की ईमेल तो दिखा दो कि 2 महीने से तू नॉन परफॉर्मर है। एक दिन अचानक मत बोल देना कल से नहीं आना, कल से काम बंद तेरा। लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे आप लोग बिना बात के। अचानक किसी को नहीं निकालते हैं, अगर आपको किसी को निकालना भी हो तो कम से कम 2 महीना 3 महीने का नॉन परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करो, उसकी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करो, नॉन परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करो। इसके बाद क्या करो? एजेंडा हमेशा सेट करो वर्क फ्रॉम होम में। मीटिंग से पहले ईमेल कर दो, आज के ये 7 एजेंडाज हैं आपकी टेली कॉन्फ्रेंस होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। मीटिंग हमेशा इंक्लूसिव होनी चाहिए, सब लोगों को सुनो मीटिंग में। ऐसा नहीं खाली आप ही बोलते रहो चेयरमैन तो मैं हूं, मैं बोलूंगा, नहीं, बाकी लोगों को सुनो ताकि इन्वॉल्व होए। इन्फॉर्म मत करो, इन्वॉल्व करो। कम ऑन गाइस, हियर मी केयरफुली। इन्फॉर्म मत करो, इन्वॉल्व करो। खाली इन्फॉर्म करोगे कमिटमेंट नहीं आएगा, इन्वॉल्व करोगे तो बहुत कमिटमेंट आएगा। और हर मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग जरूर बना लीजिएगा। ये सिंपल चीजें हैं लेकिन कई बार छोटा व्यापारी चीजें मिस कर जाता है। अगला क्या है? टीम एंगेजमेंट लेवल हाई रखो। Schedule a call every morning. Ensure team rituals are diligently followed. अगर उनको encourage करने के लिए उनके बर्थडे घर से भी सेलिब्रेट करो। आप भी सेलिब्रेट करके हलवा ले लो, हलवा बना के केक की शेप में बना के काटो, बोलो तेरा आज बर्थडे हम घर से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाओ घर से। अपनी धर्म पत्नी अपने बच्चों के साथ मिलकर के छोटा वीडियो बना के उसको ताली बना के बजा के वीडियो दो, वो वीडियो फेसबुक पर डालेगा, देखा मेरे बॉस ने मेरा बर्थडे अपने सेलिब्रेट किया, जिंदगी भर भूलेगा नहीं आपको। Ensure that provide timely feedback, लोगों को दो 1-to-1 फीडबैक दो। और कभी भी गुस्सा आए ना तो ग्रुप मीटिंग में मत करना भैया गुस्सा, ग्रुप चैट में गुस्सा मत करना। गुस्सा करना अकेले करना, आजकल लोग सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। पीपल आर नॉट लेजी, दे लैक 2 things, गोल एंड इंस्पिरेशन। किसी तरह से उनको गोल दे दो करना क्या है और एनर्जी दे दो ताकि जोर से करे, जबरदस्त तरीके से करे। 2 काम, क्लैरिटी, एनर्जी, ये 2 वर्ड लिख लो भैया। फिर बोल रहा हूं मैं,
क्लैरिटी, एनर्जी। अब चेयरमैन का काम, फाउंडर का काम, डायरेक्टर का काम, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम, सीईओ का काम, दो काम होते हैं। टीम को देना क्लैरिटी, टीम में डालना एनर्जी। टीम को देना क्लैरिटी, टीम में डालना एनर्जी। अब मेरी कंपनी में किसी भी लीडरशिप से पूछ लेना, आज हमारे पास 2000 लोगों का स्टाफ है, 350 लोग हेड ऑफिस में है, बाकी 1650 लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं हमारे साथ। और लगभग हम लोग इस समय 2500 करोड़ का मार्केट कैप है हमारी कंपनी, बड़ा बिजनेस का। कंटिन्यूस 300% हम ग्रो कर रहे हैं। उसके पीछे आप पूछोगे मेरा रोल क्या है कंपनी में? मैं सीईओ नहीं हूं कंपनी का केवल, मैं हूं सीसीओ, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। मेरे को लोग चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बोलते हैं कंपनी में। क्लैरिटी देना और एनर्जी मल्टीप्लाई करना टीम में। अब देखिए, अप्रिशिएट करते रहिए टीम को ताकि प्रोफेशनल आपका परिवार बन जाए। टाटा ग्रुप की खास बात क्या है? वो परिवार को ट्रेनिंग देके उनको प्रोफेशनल बनाते हैं और प्रोफेशनल को प्रेम दे करके उनको फैमिली बनाते हैं। सुनो मेरी बात को, फैमिली को इतनी ट्रेनिंग दे दो, इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो प्रोफेशनल हो जाएं, और प्रोफेशनल्स को इतना प्रेम दे दो, इतना प्रेम दे दो कि वो फैमिली हो जाए। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? दो बातें मैंने बोली। फैमिली को इतनी ट्रेनिंग दो कि वो प्रोफेशनल हो जाए, प्रोफेशनल को इतना प्रेम दो कि वो फैमिली बन जाए, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। अपने क्रिटिकल रोल को रिपीटेबल बना लो। ऐसा ना हो कि किसी आदमी पे काम फंस गया हो। क्रिटिकल को रिपीटेबल बना दो। अब स्टाफ को लेके मुझे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन पूछा आपने स्टाफ को लेकर के मुझसे, आईसी अग्रवाल जी, वो क्वेश्चन का मैं उत्तर देने वाला हूं आपको कि अपनी हायरिंग को, नई हायरिंग को पॉज कर दो, अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट कर दो एग्जिस्टिंग रोल्स का। और क्या आपका रीअलाइनमेंट था कि जो जो रोल्स अभी रिडंडेंट है उनका फटाफट नया ऑर्गेनोग्राम बना दो। तीसरा, अप्रेजल सिस्टम चेंज करो। तनख्वाह की जगह शेयर दे दो, ईसॉप्स दे दो। एजेंसी से बात करो। हमारा जो कोर्स है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें ईसॉप पे हमने बड़ा बड़े चैप्टर्स बनाए हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में हम कोर्स कराते हैं, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स, कि 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कराते हैं। फिर अगर आपके पास फिर भी पैसा नहीं बच रहा है, दिक्कत आ रही है, तो अपने एम्प्लॉइज को बोलो तुझे 30 महीने की जगह 15 दिन काम कर, तुझे 15 दिन की तनख्वाह दूंगा, तू 15 दिन छुट्टी पे रहे। ऐसे भी बात कर सकते हो उसे। उसे बोल सकते हो तू ऑल्टरनेट डे वर्किंग कर रहा है मेरे साथ, तेरे को 15 दिन काम कर, 15 दिन की छुट्टी है तेरी, तो मैं तुझे 15 दिन की तनख्वाह दूंगा जब तक क्राइसिस चल रहा है। उसको निकालो मत ताकि आपके साथ रुका रहे। दोबारा हायरिंग करना मुश्किल होता है। पे रिडक्शन भी करना हो ना अगर आपको, तो बहुत ध्यान से करिए। और नीचे के लोगों का मत करिएगा पे रिडक्शन, ऊपर के लोगों का करिए। नीचे के लोगों में पे रिडक्शन करने में कम तो होता नहीं है और गाली बहुत पड़ जाती है। ऊपर वालों में कर दोगे तो प्यार से समझा दोगे और बोलोगे ग्रोथ आते ही तुझे पैसा वापस भी कर दूंगा। आगे इसमें लीगल एडवाइस जरूर ले लेना कि सिचुएशन पहली बार आई है। किसी को भी नहीं पिछले 100 साल में पता था कोरोना के बारे में ऐसा होने वाला है, तो लीगल एडवाइस जरूर ले लेना। ऐसा ना हो बाद में आपको दिक्कत आए। उनकी लाइबिलिटीज को एम्प्लॉइज की संभाल के रखिएगा सारी, उनकी वेकेशन, उनके आउटस्टैंडिंग, उनके अकाउंट्स पेबल, उनका डेट, उनकी प्रीपेड रेवेन्यू, जो भी है उनके जितने भी आउटस्टैंडिंग चीजें, उन सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। और फिर भी हायर करना पड़े तो ऐसे लोगों को हायर करो जो आपके विजन से मैच करते हो, जो स्टेटस को चैलेंज करते हो, दूसरा जिनके पास हाई एनर्जी हो, तीसरा जो मेकर कल्चर से यानी कि खुद काम करते हो, और पांचवा जिनका फोकस बहुत स्ट्रांग हो। तो मैंने 5 बातें बताई। अगर हायर करना हो तो इन 5 चीजों को हमेशा ध्यान रखना, नोट्स बना लो। 5 चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहला, आपके विजन से अलाइन होता हो। दूसरा, स्टेटस को चैलेंज करता हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो। तीसरा, हाई ऑन एनर्जी हो। चौथा, मेकर कल्चर हो, खुद भी काम करना जानता हो, बॉस ना बन के बैठे। और पांचवा, फोकस बहुत स्ट्रांग हो। ये 5 की क्वालिटीज हैं जो आपको एक एम्प्लॉय को हायर करने से पहले देखनी चाहिए। जब आप कंपनी चालू करेंगे वापस, तो मेडिकल काउंसलर्स के साथ टच में रहिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ टच में रहिए, ताकि आप लोग उनको टेली मेडिसिन पे काम करा सकें। दूसरा, अपने ना अब आते हैं बिजनेस को संभाले कैसे। अपनी टाइगर टीम जिसकी मैंने बात करी, क्रॉस फंक्शनल, रेडी करिए, जो कि डिसीजन लेने में आपकी मदद करे। और दूसरी टाइगर टीम रेडी करिए जो कलेक्शंस में आपकी मदद कर सके। और प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया, कुछ प्रोडक्ट्स को तो बाहर कर दीजिए, तभी आपकी कंपनी चलेगी। जब कठिनाई पहली बार आई थी तो मैकडॉनल्ड्स ने अपने 32 प्रोडक्ट को 24 किया और 24 को आज 12 कर दिया। मैकडॉनल्ड्स के पास 12 प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करता है। सो डोंट लूज फोकस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप मेरी बात समझिए, उन प्रोडक्ट पे काम करिए जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जिनका रिकरिंग रेवेन्यू भी आने वाला है, और जो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हो, जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा हो, उस प्रोडक्ट पे काम करिए जिसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा हो। प्रायोरिटी, रॉ मटेरियल भी अच्छा ही लीजिएगा। ये नहीं कि रॉ मटेरियल हल्का लेना शुरू कर दिया तो लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की चली जाएगी अगर प्रोडक्ट आपका एंड मटेरियल खराब हो गया। अगर आप टोमेटो सॉस बना रहे हैं, सड़े हुए टमाटर की बना दी टोमेटो सॉस, तो सॉस का स्वाद में फर्क आ जाएगा। ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, इंग्रेडिएंट्स खराब मत करिएगा इस समय अपने। ऑर्गेनाइजेशन को जब वर्क फ्रॉम होम आप कराते हैं, मैं वापस बात करूंगा, तो उनके लैपटॉप, डोंगल, वीपीएन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, इन सब पे जरूर ध्यान रखिएगा।
आप कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज को भी उनके टूल्स दीजिए, उनको डायलर, उनको सीआरएम जरूर दीजिए। हमने ये सब चीजें कैसे करनी है अपने कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है। आप जानते हैं हमारी बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे हम 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करते हैं। मेरे साथ कई अरबपति एंटरप्रेन्योर हैं जो चलाते हैं। सो अब ट्रैवल अरेंजमेंट्स तो नहीं रहेंगे। अगर कंपनी चालू भी हो जाएगी तो आपको हो सकता है कि उनको ट्रैवल अरेंजमेंट करके देना पड़े, तो उसकी भी तैयारी रखिएगा। अपने एम्प्लॉयज को कैसे आप ट्रैवल अरेंजमेंट करके देंगे। अब देखो, जो एक आपकी बात करना चाहता हूं, आप कौन हो? आप हो की पर्सन रिस्क। आप हो की पर्सन रिस्क। अपना जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी इंश्योरेंस बड़ी करा लीजिए, और आप अपने आप को आइसोलेट करके रखिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा। आप खुद भीड़ में बिल्कुल मत जाइए, आप गए तो सब गया। इसलिए की पर्सन रिस्क बहुत हाई रहता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बिना बात के सुपर कमांडो धृव चाचा चौधरी मत बनिएगा। साबू को जब गुस्सा आता है तो जुपिटर में ज्वालामुखी फटता है। आपको जब गुस्सा आएगा तो कुछ नहीं होएगा, आप ही का नुकसान होएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस समय बैठ करके पहले अपने को बचाइए, आप मत घुसिएगा बीच में जल्दी से। ये नहीं कि पहले मैं आगे जाऊंगा और फिर सब आएंगे। अभी वो सब कोई ऐसा युद्ध नहीं करने वाले। आप अपने को संभाल के रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको स्वार्थी होना है, और ये स्वार्थ ना, ये गंदा स्वार्थ नहीं है, ये आपकी कंपनी के लिए और आपके समाज के लिए स्वार्थ है। ये बुरा स्वार्थ नहीं है। पे आउट प्लान के जो आपके वेंडर्स हैं, उनके पे आउट प्लान्स को वापस रिडिजाइन कर लो अपने वेंडर्स के साथ में। हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो वेंडर है उसको पहले करो, और अपने बाकी एस्केलेशन लेवल्स बना लो उसके। फिर मिशन क्रिटिकल चीजें अपनी बैठ के एक लिस्ट बना लो, कागज लो, पेन लो, और मिशन क्रिटिकल चीजें बना लो। क्या अब इस समय अगले 6 महीने तक मिशन क्रिटिकल क्या है, बस वही करूंगा, बाकी सब बंद कर दूंगा। आप अपनी टीम को रीपर्पज और रीअलाइन और रीअलोकेट करो उन मिशन क्रिटिकल चीजों पे, सबको समझ में आ जाए। जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो हमने भी कहा था भैया 5 डिपार्टमेंट चलने जरूरी है, बाकी सब बंद हो जाए कोई बात नहीं। हमारे 5 डिपार्टमेंट कौन से थे? वो रेवेन्यू जो हमें कैश ला के देता है, वो घर से कॉल सेंटर चलना चाहिए। दूसरा, हमारा वीडियोस यानी कि प्रोडक्ट चलना चाहिए। तीसरा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स यानी कि पेमेंट और डिसबर्सल हमारा सारा ठीक से चलना चाहिए। चौथा, हमारा प्रोडक्ट ठीक से चलना चाहिए। अगर ये हमारे 4 चल गए, 5वां हम डिजिटल मार्केटिंग को मानते हैं क्योंकि वहां से लीड जनरेट होती है। तो हमने कहा भैया हमारे लिए ये मिशन क्रिटिकल है। ये 5 चल गए, बाकी सारे डिपार्टमेंट कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन बैठा रहे, एचआर बैठा रहे, बाकी और कोई छोटे मोटे डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये वो, आईटी का कम काम हो जाता है, घर से कोडिंग कर लो भैया, कोई नए। जो मिशन क्रिटिकल है उसको, उस पर सबसे ज्यादा काम करो। क्लियरली आर्टिकुलेट करो अपनी टीम को, ताकि आपके रिस्क कम हो सके। कम्युनिकेशन बढ़ाओ अपने नए ऑर्गेनोग्राम पे, क्योंकि ऑर्गेनोग्राम चेंज करना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनोग्राम मतलब अब कौन किस चीज को हेड करने वाला है, वो सब बदल जाएगा आपका। जो छोटी छोटी विन्स आए उनको खूब सेलिब्रेट करो, खूब खुल के सेलिब्रेट करो, खुल के अप्रिसिएशन करो, और डिलीवरेबल और आउटकम पे फोकस करो। अगर आपकी टीम सुबह 9 बजे काम शुरू करती है घर से, तो आप 8:30 बजे शुरू करो। याद रखना, एक बात बता रहा हूं, अगर आपका ऑफिस 9 बजे शुरू होता है और आप 10 बजे आते हो, तो ऑफिस डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे थिंग्स टू डू, बहुत सारे एम्प्लॉय आपके पास आगे बैठ जाते हैं। और अगर ऑफिस 9 बजे शुरू होता है, आप 8:30 बजे पहुंचते हैं, तो अब ऑफिस नहीं डिसाइड करेगा, अब आप डिसाइड करेंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को प्लान कर पाएंगे। याद रखिएगा कि क्या चाहते हो आप, बाकी लोग डिसाइड करें आप क्या करो, या आप डिसाइड करो कि बाकी लोग क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी लोगों से थोड़ा पहले आ जाओ और अपने आप को प्लान कर लो, वर्क फ्रॉम होम में भी। और 100 डे प्लान अब आपको बनाना पड़ेगा। ऑफिस रीओपनिंग का 100 डे प्लान, ऑफिस रीओपनिंग पे क्या करना है, उसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। व्हाट शुड बी योर 100 डे प्लान। अगला एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, अपने आउटफ्लो और इनफ्लो साइकिल को, जो मैं पीछे वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा था, मैं मिस कर गया, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अपने आउटफ्लो इनफ्लो साइकिल को हफ्ते के हफ्ते मैच करना शुरू कर दो। इनफ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना जा रहा है, तो कम से कम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच करे, इतना तो मैच करना शुरू कर दो। जब आप बाहर वालों से भी कम्युनिकेट करोगे, तो अपनी टीम्स को भी बोल दो कि आपके कस्टमर, वेंडर, पार्टनर को जब भी कुछ कम्युनिकेशन हो तो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं घर से एम्प्लॉय कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो। तो ये सारी गलतियां हो रही है वर्क फ्रॉम होम में, जो मैं सारी कवर करना चाहता था, जो गलतियां आजकल लोग पॉपुलरली कर रहे हैं। अब उन्हीं गलतियों में से कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट वर्क फ्रॉम होम से ना दे दे अपने कस्टमर को, तो उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। सो कस्टमर के कई चैलेंजेस आने वाले हैं इस समय वर्क फ्रॉम होम में, आप कैसे उनको सपोर्ट करोगे। सारे पॉसिबल सोल्यूशंस को सुनो, अपने एम्प्लॉइज को राइट मैसेजिंग बना के दो। एक टीम बनाओ जो सारी स्क्रिप्ट को तैयार करे कि बाहर जाके कस्टमर से बोलना क्या है फोन पे। और इसके अलावा जो आपके छोटे मोटे रिस्क है, उन रिस्क को प्लान करो, जैसे कि कैपिटल का रिस्क है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, और वेंडर्स आपके छोड़ के चले जाएंगे उसका रिस्क है। साइबर सिक्योरिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सब घर से काम करने वाले हैं, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। घर से काम करने वाले हैं तो इस समय आपका डेटा घर पे जा चुका है सारा का सारा।
आपके सारे पासवर्ड घर पे चले गए हैं, तो आप छोटा एक वॉर रूम बनाइए और कुछ एम्प्लॉय से, एक्सटर्नल एजेंसी से मदद लीजिए जो आपको साइबर रिस्क को मदद कर सके आपके लिए। अब मैंने आपको थोड़ा एक लाइन हेल्थ सैनिटाइजेशन पे बता दूं, टेलीमेडिसिन और इंश्योरेंस फैसिलिटी की आपके जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनके लिए तो जरूर कर दो अरेंजमेंट। कस्टमर को अगर आपको फिजिकल टच करना पड़ेगा, आगे तो हेल्थ हैजार्ड रहता है, कस्टमर को तो आपसे बात नहीं करेगा, तो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के बारे में आप सोच सकते हो कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी में कैसे कर सकता हूं। मुझे लगता है मेरा समय हो गया है,